Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. बच्चे के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हटके वहाँ पे जाना जहाँ उसको पैसा भी कमाना है और उसको अपना करियर भी देखना। फेम अगर मुझे खाना होता तो आज फेम जो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई देता है तो वो यूथ देता है। हमें ये पता होना चाहिए कि आज ज़रूरत किस चीज़ की है। संगत से पहले पंगत। आप अगर मंदिर में भी बैठने जा रहे हो उससे पहले आप अगर खा पी के बैठोगे ना तो आपका ज़्यादा फोकस होगा, आप ध्यान से सुन पाओ, समझ पाओगे वाणी को भी। नहीं तो हमारा ध्यान वहीं रहेगा कि आज लंगर में बस। ये एक सेल्फ एनालाइजेशन होनी लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप सही रास्ते पे हो कि नहीं। यू शुड रियलाइज इट कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। आपने किसी को जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ जो जवाब देना है ना वो अपने आप। लाइफ का पैटर्न है ना, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। गो विद द फ्लो एंड यू गेट द सक्सेस। आप ना सेवा तभी कर सकते हो जब आपके पास ना कुछ है। कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपना घर देखता है, उसके बाद भी सोचता है कि मैं अब नेक्स्ट क्या कर सकता हूं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एज टॉक्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में एक ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं जो बहुत इंस्पायरिंग होते हैं और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। आज का कॉन्वर्सेशन हमारे एक ऐसे गेस्ट के साथ है जिन्होंने फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देखा है, रिजेक्शन देखा है और हेल्थ डाउनफॉल भी देखा है, और वही इंसान आगे जाकर हजारों लोगों की फैमिलीज को सपोर्ट करता है। सो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट हरप्रीत सिंह जी। सत श्री थैंक यू। अकाल। सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया। आपको यहाँ आके कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है जी। आगे और अच्छा लगेगा जैसे जैसे जर्नी आगे जाएगी। जी, तो आप मुझे बता सकते हैं आपका बचपन कैसा था और अब आप किस तरीके से आगे ग्रो कर रहे हैं? जी, बचपन बहुत अच्छा था। बहुत शुक्र था ऊपर वाले का। उसके बाद अच्छी एजुकेशन थी। 8th क्लास तक यहीं हम लोग, मैं यहीं बॉर्न एंड बॉट अप हूँ हरिनगर में, वेस्ट दिल्ली में। 8th स्टैंडर्ड में था, कुछ बिजनेस में डाउनफॉल आ गए थे डैडी के, काम बंद हो गया, जिस कारणवश हमें ये जगह छोड़ के, आपने सुना होगा उत्तम नगर है एक मोहन गार्डन, जो जी कोई जी। थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया माना जाता है, तो वहाँ मूव हो गए थे जहाँ पे ना लाइट थी ना पानी था, और रहना तो बहुत मुश्किल सी बात थी। एक आप ऐसे इलाके से ऐसे एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। चलो, वो भी एक परमात्मा का टाइम था, रजा थी। बहुत अच्छे से काटा वो भी, वो जवानी के दिन थे, बहुत मेहनत करी। आई स्टार्टेड माई करियर इन 12th विद द सैलरी ऑफ 2000 रुपीज। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब हमारे सारे 12th के बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए अपने रैंक्स चेक कर रहे थे। उस टाइम में 2000 रुपए की एक फोटो कॉपी और STD ISD की जो शॉप्स होती थी उन पे जॉब कर रहा था। तो ऐसे टाइम निकला। तो फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर। समहाउ मेरे को ऐसे ही एक, वो कहते हैं ना, किसी भगवान का फरिश्ता आया। उन्होंने मेरे को, मैं हर एक उस इंसान का नाम भी लेना चाहूंगा जिसने लाइफ में मेरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करा था। वो बलजीत अंकल थे जिन्होंने हाथ पकड़ के हमारा कॉलेज में एडमिशन करवाया। तो मैंने इटालियन लैंग्वेज, उस टाइम बहुत चलती थी, लैंग्वेजेस का जोर था, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच एंड जर्मन का। तो उसमें एडमिशन लिया मैंने। इटालियन ऑनर्स थी जिसमें कि बहुत ही हाई रैंक की कट ऑफ जाती थी, बट उन्होंने देखा कि नहीं इसको ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। दैट आई टुक क्लासेस, बट अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत थे, तो आई चूज टू ड्रॉप डाउन इन सेकेंड ईयर। फिर मैंने वहाँ से वो छोड़ के कॉल सेंटर ज्वाइन करा। मतलब देयर वर लॉट ऑफ अप्स एंड अप एंड डाउन्स एंड मूविंग डाउन्स। पार्ट इन द लाइफ। या तो हरप्रीत जी, जैसे आप बोल रहे हैं 8th तक आपका जो बचपन था, तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे 8 से पहले किस तरीके का बचपन था? 8 से पहले बहुत अच्छा था। हमारा बेडशीट्स का बिजनेस था, तो मेरे डैड्स का अच्छा काम था। हम लोग एग्जीबिशंस करा करते थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाके, तो वो बहुत बढ़िया काम था। अच्छा ब्रेड एंड बटर था। हर महीने हम लोग, गुड एजुकेशन मिल रही थी, गुड फूड मिल रहा था, तो एवरीथिंग वाज ऑलराइट। जब आपके पापा का सडन डाउनफॉल हुआ बिजनेस में, तो उस टाइम आपके अंदर क्या फीलिंग थी? लाइक आप कंपैरिजन भी करते हैं, आप अपने आप को रिग्रेट भी करते हैं? एक तो मैं 8th में था, छोटा था बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा जितने भी कोई बहुत मेंटल स्टेट डेवलप नहीं हुई थी। बट स्टिल जब मेरे को बोला गया कि अब हमें यहाँ से ये घर और ये एरिया छोड़ के वहाँ मूव होना है, अगेन वो टाइम, वो वक्त मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दैट वाज समथिंग वेरी इमोशनल। तो जब मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरा एक रियल ब्रदर है, वो सारे चले गए, वहाँ मूव हो गए, मैं अगले 10 दिन तक मैं उस इलाके में नहीं गया था, उस एरिया में नहीं गया था। मेरे ताई जी रहते थे हरिनगर। आई स्टेड विद देम
पूरा एक हफ्ता मैं वहीं सोता था, वहीं रहता था, बट एनी हाउ जाना तो था ही। जाना तो था। तो देन आई मूव देयर। बहुत सी चीज़ें देखी लाइफ में कि आप एक ऐसी जगह पे थे कि वो एक घर था, उसके आस पास मेरे को नहीं लगता कोई और भी कोई घर होगा 3-4 गलियां छोड़ के। तो एक ऐसा इलाका था जहाँ पे ना रात को लाइट आनी ना पानी होना। सो दैट वाज समथिंग वेरी इमोशनल, और एक वो टाइम याद आता है तो शायद कभी कभी डर भी बहुत लगता है। तो जब आप वहाँ शिफ्ट हुए तो कोई ऐसी हार्ड रियलिटी आपको हिट करा? हार्ड रियलिटी वो समझ आ जाती है जब आपको एकदम से चेंजेस देखने पड़ते हैं कि अब इसी सच के साथ जीना है कि यही सच है, आपको इसी एरिया में रहना है, जो मिल रहा है वही खाना है, जो मिल रहा है वही पीना है। तो वो एक हार्ड रियलिटी थी लाइफ की, उसको एक्सेप्ट किया। वहीं लोकल स्कूल में एडमिशन लिया, उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे। अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहना चाहता, बट जब आप एक ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको उस सर्कल में थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल होता मुश्किल है। हो जाता है। तो कभी आपने लाइफ में कंप्लेन किया है इस चीज़ के लिए? नहीं, मैं तो जी हर बार सबको यही कहता हूँ, मैं खुद भी यही कहता हूँ कि शुक्र करो। आप शुक्र करना ऊपर वाले को देख के आप इंस्पायर हो सकते हो कि मेरे को भी करना लाइफ में बहुत जरूरी है, बट आप उसको देख के रिग्रेट नहीं कर सकते कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो हर पल पे हर क्षण पे उस टाइम भी कहता था बहुत अच्छी लाइफ थी। मैं तो सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि चलो एक मोटिवेशनल लोगों को होना चाहिए कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जी। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए जरूर होता है अगर आप हार नहीं मानते तो। हाँ, तो अगर वो उस टाइम ये सब नहीं हुआ होता तो आज का जो हरप्रीत है वो ऐसा ही होता या कुछ अलग होता? देखो जी, ये तो मैं कोई ऐसी कि कैमरा चल रहा मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, अब वो तो टाइम ही बताता है जी आपको कि मैं उस टाइम कैसा होता। मैं ऐसा ही होता या कहीं ना कहीं जॉब अच्छी हार्ड वर्क कर रहा होता, किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, वो सब वो टाइम टाइम की बातें हैं जी। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा कि आपने फर्स्ट जॉब 2000 रुपीज़ में की थी, जी। तो उस 2000 रुपीज़ में आपको कितना प्रेशर फील होता था कि खुशी होती थी कि चलो मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ, एक प्रेशर होता था फाइनेंशियल? देखो जी, खुशी तो क्या ही होनी थी, वो प्रेशर ज्यादा होता था क्योंकि वो बहुत यंग एज थी किसी भी बच्चे के लिए। एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हटके वहां पे जाना जहां उसको पैसा भी कमाना है और उसको अपना करियर भी देखना है। बहुत से मेरे साथ ये भी एक रियलिटीज हुई कि मैं वो बहुत ही मेन एक विकासपुरी का एरिया जहाँ पे वो शॉप होती थी, तो हमारा इधर जहाँ मैं रहता था वो मोहन गार्डन मैंने आपको बताया, और वहां से गुजर के ही विकासपुरी से सबको जाना पड़ता था। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स जाते थे, कभी मैं शीशा साफ कर रहा होता था, कभी मैं झाड़ू मार रहा होता था शॉप पे, तो देवर लाइक कि मतलब क्या है ये, अब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो वो अपना बताया मैंने, कॉलेजेस के फॉर्म भर रहे होते थे, रैंक्स देख रहे होते थे, तो मैं वहां पे काम कर रहा होता था। प्रेशर क्या, बहुत बुरा भी फील होता था, बट अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो आपने कभी कंपैरिजन किया है कि भाई सब लोग मेरे साथ के लड़के कॉलेज में जा रहे हैं और मैं जॉब कर रहा हूँ? देखो, इसमें भी मैंने कहा ना जी, वो ऊपर वाले भगवान की एक रजा होती है। मैं जॉब कर रहा था, उनमें से कई लोगों ने फॉर्म्स भी भरे कॉलेजेस के, सब कुछ करा, बट मैंने जो नाम लिया बलजीत अंकल जी का, उन्होंने मेरा एडमिशन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में करवाया, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैकल्टी ऑफ लॉ के साथ कॉलेज था। उसके अंदर उन्होंने मेरा एडमिशन कराया, जो कि नॉर्थ कैंपस में। मेरा एक ड्रीम था मैं जाके वहाँ पे पढ़ सकूँ, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी बड़ी थी, और मेरे ख्याल से वो शायद एक अच्छी सोच का नतीजा था जो भगवान ने भी साथ दिया उसका। तो जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो आपको वो सब फ्यूल देता है या आपको तोड़ता है? नहीं जी, ऐसा तो अब कोई नेगेटिव कमेंट्स करता नहीं, ना ही ऐसा कोई अब मेरे को अंडर एस्टिमेट करता है। मैं सबको, कोशिश हमारी यही रहती है सबको साथ लेके चलें। तो बाकी ठीक है, मैं इस पे भी आपसे कभी और बात हुई तो ये भी एक पूरी स्टोरी, अभी हाल फिलहाल में मैंने ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, यही सवाल मैंने भी किसी से पूछा था, तो मुझे बहुत अच्छा उन्होंने आंसर दिया। सो दैट वी आर एक्सेप्टेड दैट, और उसके बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बताऊंगा वो भी आपको। तो नाइट शिफ्ट और आपका नाइट शिफ्ट और इंसोमेनिया आपको था, तो उससे आपको मेंटल ब्रेकडाउन हुआ या क्या फीलिंग थी उस टाइम आपके? वो अगेन मैंने आपको बताया कि वो एक जब एज होती है ना, वो आप कॉन्टिन्यूसली नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आपको पता है आपने सुबह आके घर पे 8 बजे सोना है, तो आपकी पूरी रूटीन चेंज हो जाती है। अब आप, हम एक मिडिल क्लास लोगों के घरों में क्या होता है, 8 बजे आप सोने जा रहे हैं तो घर पे पेरेंट्स उठ चुके हैं, कोई बच्चे हैं, कभी कोई ठुक ठुक कर रहा है, कोई खटखट कर रहा है, कोई बर्तन गिर रहा है, तो आप सो नहीं पाते प्रॉपरली। बट आपको ये सिर्फ अपने आप को एक अंडरस्टैंड करवाना होता है दैट यस नाउ यू आर स्लीपिंग।
तो उस वजह से कुछ बीमारियां भी लगनी शुरू हुई है, नींद ना आना, रात को जागते रहना, काम पे जाना तो सोना, तो ये सब चीज़ें लाइफ में एकदम से स्टार्ट हो गई थी। अब 2010 में आपकी शादी हुई। जी। जी, तो उस टाइम आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी थी? मैं जी उस टाइम पे जॉब करता था ईस्ट बाउंड टूर्स एंड ट्रैवल्स में 15,000 पर मंथ पे, जब मेरी हुँ। मैरिज हुई थी। जी। तो आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी, मैंने कॉल सेंटर के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री में चला गया था बिकॉज ऑफ वही नाइट शिफ्ट और वो सब चीज़ें होने लगी। तो वो जॉब ज्वाइन करी, वो ठीक थी, ऑलराइट था, मॉर्निंग शिफ्ट थी, इवनिंग घर आ जाना था। देन आई गॉट हुँ। मैरिड। तो 15,000 मेरी पर मंथ सैलरी थी। बहुत क्वाइट डिफिकल्ट था, बट हुँ। रहते वहाँ थे। अब उस माहौल में जीना आ गया था कि कम पैसे में, कम खाने में कैसे जीना है। तो वो सब एक कहते हैं ना, आप जीना सीख जाते हैं जैसे जैसे आप माहौल में रहते हैं, तो हम जीना सीख गए थे। तो बट somehow yes, it was all right when I got married. तो शादी के बाद आपको ग्राउंडेड फील हुआ या मोर रिस्पॉन्सिबल कि अब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई नहीं, है, वो नाउ तो आई बट ऑब्वियस है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी गई थी बिकॉज अब हुँ। पहले खर्चे चलो अपने लिए करने होते थे, पेरेंट्स के लिए करने होते थे, अब एक और मेंबर ऐड ऑन हो गया तो वो एक्सपेंसेस तो बढ़ ही जाते हैं। वहाँ पे भी प्रेशर फील हुआ, बट लगे रहे, हिम्मत तो शुरू से ही नहीं हारे थे, तो तब भी लगे रहे। तो टॉम ग्रे के साथ आपका मीटिंग हुआ, जी। तो वो आपको क्या इंट्यूशन देता था कि हमें मेरी लाइफ चेंज होने वाली है या नहीं? मेरे को वो एक बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन लगती थी मेरे लिए जी। मैं बिकॉज हुँ। ट्रैवल इंडस्ट्री में था, तो जब हमारा लोगों से मेल जोल होता था, मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, मैं बहुत अच्छा कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छा नहीं स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से ही। तो जब मैंने 12th करी, तो फिर मैंने ये ड्रॉप आउट हुआ, मैंने ये कॉलेज छोड़ा। तो फिर मैंने जब कॉल सेंटर ज्वाइन करा, तो आप हालातों से सीखते हो अपने। तो जी। कॉल सेंटर ने क्या करा, हमने इंग्लिश सिखा दी। चलो हुँ। इंग्लिश तो सिखाई, उसने एक्सेंट भी सिखा दिया। एक फेक एक्सेंट होता ना कि आई एम हाँ। कॉलिंग यू फ्रॉम हियर, दिस एंड दैट। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द कॉल सेंटर। तो क्या हुआ, मेरा वो 4-5 साल की कॉल सेंटर की जर्नी थी, तब तक सेट पैटर्न इंग्लिश का मैं सीख चुका था और एक्सेंट मारना सीख चुका था कि भी गोरों को कैसे इंप्रेस करना होता है। तो वो लाइफ मूव ऑन हुई, मैंने कॉल सेंटर की लाइफ छोड़ के ट्रैवल इंडस्ट्री ज्वाइन करी। तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने एक अमेरिकन मार्केट ही दे दी बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश। तो ठीक है जी, अब मेरा रोज गेस्ट के साथ उठना बैठना, उनको डिनर पे ले जाना, उनके साथ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो उनकी मीटिंग शेड्यूल्स होती थी उनमें साथ जाना। ऐसे ही एक दिन टॉम ग्रे आते हैं लिप्सकॉम यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे, जो कि टेनेसी में है, लिप्सकॉम यूनिवर्सिटी, उसके बिहाफ पे आते हैं और मेरे साथ मिलते हैं। हम लोग घूमते हैं, हम बेंगलोर जाते हैं, डिफरेंट मुंबई जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स घूमते हैं। तो बेंगलोर में जब लास्ट के 2 डेज उनके बचते हैं, जब उन्होंने वापस यूएस जाना होता है, तो मेरे को कहते हैं कि हरप्रीत, हम डिनर पे थे कि हाउ यू स्पीक गुड इंग्लिश, आप इस इंडिया में किसी स्कूल में नहीं पढ़े, आई थिंक यू, आप कोई अमेरिकन स्कूल से पास आउट हैं क्या? देन आई टोल्ड हिम अ रियलिटी कि मैंने कहा ये सिचुएशन है, ऐसे ऐसे इंग्लिश अच्छी हुई हुँ। और ऐसे ऐसे थोड़ा सा यूएस एक्सेंट आया, कोई मैं अमेरिकन स्कूल से पास आउट नहीं हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल स्कूल से पास आउट हूँ। तो फिर देन ही सेड कि आई वांट टू सी यू इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। आई सेड ऑलराइट। तो वो मेरे को क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद कहते हैं लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। तो हम नीचे जाते हैं लिफ्ट में, तो एलिवेटर्स में वो मुझे कहते हैं कि हरप्रीत, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रीड। एक डायरी पे उन्होंने नोट लिखा होता है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। उस पे लिखा होता है कि अब हम बिजनेस साथ करेंगे, कैन वी वर्क टुगेदर, इफ आई पे यू दिस मच एवरी मंथ, ऐसे ऐसे करके उन्होंने 4-5 लाइनें लिखी होती है। तो मैं पढ़ता हूँ उसको, हम इतनी देर में नीचे पहुँचते हैं। मैंने कहा ये क्या है? कहते क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? हुँ। अब ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मेरे को जितने भी अमेरिकन्स जाते थे उनको लगता था मैं उनके लिए कुछ हेल्पफुल कर सकता हूँ, तो वो मेरे को बोल के जाते थे। मैंने कहा जी कर लेंगे। कह रहे नहीं, बट यू हैव टू साइन दिस डायरी। मैंने कहा कर देते हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती है ना कोई एक पेपर पे साइन करके देना। मैंने भी कर दिए साइन। देन ही गिव मी $100 कि ये हमारी बिजनेस डील होती है, मतलब यू विल वर्क फॉर मी। अब मैंने वो भी रख लिए। मैंने कहा चलो अभी तो पैसे तो रखो, फिर देखते हैं क्या करना है। और आते जाते वैसे भी आपको पता है कोई भी जाता था वो टिप दे के जाता था। मैंने कहा ये भी टिप $100, $100 पहले जेब में डालो। मैं वही फिर ना थोड़ी देर साइड होके मैं वो कैलकुलेट करने लग गया बनते कितने हैं, हाँ। है ना, वो होता है ना। तो 7-1 हज़ार बने। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। मैंने कहा पैसे तो आए, चलो चलो जी। अब ये सब हो गया। अब हम लॉबी में गए, ताज होटल हाँ। में हमारा स्टे था बेंगलोर में। तो हम लॉबी में गए, वहाँ ना गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी। हाँ। तो मेरे को उसके पास ले जाके लेफ्ट में खड़ा करते हैं, राइट में आप खड़े होते हैं, और मुझे कहते हैं कि एक उसका ऑफिस होटल बॉय को बुला के कि हमारी फोटो क्लिक करना है।
तो हमारी पिक्चर क्लिक हुई वहां पे। तो मेरे को कहते कि हरप्रीत लॉर्ड गणेशा एंड नाउ यू हैव सेड इन फ्रंट ऑफ मी दैट यू विल वर्क फॉर मी। मैं कहा यस आई विल वर्क फॉर यू। मैंने कहा मैंने अब बाहर भी यही बोला था, स्टिल आई एम ऑन दैट, आई विल वर्क फॉर यू। कह रहा ओके। मैंने कहा ओके। बस वो पिक्चर जो क्लिक हुई, वो अब गणेश जी का चमत्कार कह लो, जिस भगवान को आप मानते हो उसका चमत्कार कह लो, वो चमत्कार वहां से लाइफ का शुरू हो स्टार्ट हो गया। तो आपका बिजनेस फिर आपने फिर वहाँ then he से went शुरू back. किया। फरवरी में ही कॉल्ड मी कि आर यू रेडी। मैं तब तक भी रेडी नहीं था, मैं आपको सच बताऊं। मैंने कहा हाँ जी कर लेंगे। कहता ओके देन बाय लैपटॉप एंड विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। मैंने कहा मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। नहीं जॉब तो छोड़नी पड़ेगी, दिन रात में काम करना है यूएस में, वहां पे डे में करोगे आप तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा आप करके देखते हैं। देन आई सेड यस। और उसके बाद मैंने 15 दिन तक करा काम, दिन में उधर जाता था, रात में इधर करा। बट अगेन वो 24 आवर्स तो कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती, तो हम तो इंसान है। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा टॉम अब दिस इज द राइट टाइम टू टॉक। मैंने 15 दिन काम करा, अब मेरे को ये बताओ कि कितना ये सच है कितना झूठ है कि आप मेरे को काम पे रखोगे और हम काम साथ कर सकते हैं, बिकॉज मेरी लाइफ का सवाल है। तो देन ही सेड कि जब तक मैं जिंदा हूं आई विल पे यू दिस अमाउंट एवरी मंथ। अब वो मेरे को अमाउंट ठीक लगा, क्योंकि जब उसने मेरे से पूछा था कि हाउ मच यू अर्न, मैंने वो जमा घटा करके ना मैंने 3-4 गुना एक्स्ट्रा ही बता दिया था। मैंने कहा अब आ ही रहा है तो ज्यादा लो ना, है ना। अब वो जो मैंने ज्यादा बताया उसको तो वो भी इजी लगा, कहता ऑल राइट, कोई नेगोशिएशन नहीं कुछ नहीं। मैं कहा ये भी अच्छी बात है चलो। तो ही सेड कि जब तक मैं जिंदा हूं आई विल पे यू दिस एवरी मंथ। मैंने कहा ठीक है फिर कमिटमेंट है। कह रहा मैंने कहा मैं भी कमिटमेंट पे जॉब छोड़ने जा रहा हूँ, ऐसा ना हो मैं। कह रहा ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैंने उसके वर्ड्स पे अपनी जॉब में ऑफिस में रेजिग्नेशन डाला, बट वो जॉब वाले मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं, बिकॉज आई वाज डूइंग गुड देयर। चलो जैसे तैसे करके आई कन्विंस देम। तो फिर मैंने वो छोड़ा। मार्च का पूरा महीना 2011 मैंने ट्रेनिंग लिया। अप्रैल में ये हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया था। मार्च में आई टुक ट्रेनिंग एंड देन इन अप्रैल ही सेड कि हम इसको एज अ बिजनेस मॉडल लॉन्च करेंगे। मैंने कहा कर लेंगे। कहता ओके आई एम गोइंग टू गेट फर्स्ट कस्टमर, यू गोइंग टू गेट फर्स्ट एम्प्लॉय। यू ऑल राइट। तो वो मार्केट में जाते हैं, हमें फर्स्ट कस्टमर हमारा मिलता है, मैं फर्स्ट एम्प्लॉय हायर करता हूँ जो कि मेरा ही कॉल सेंटर का फ्रेंड था। ही इज इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट होती है। तो फिर वो फर्स्ट एम्प्लॉय हायर हुआ, फर्स्ट बिजनेस का कस्टमर मिला हमें, और आज हम 2026 में यहाँ बैठे हैं। तो अब आप आई थिंक 350 प्लस एम्प्लॉयज हैं आपके पास। 350 एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, दिल्ली एंड मोहाली। हाँ। 4 offices we have in Delhi, 2 offices we have in 1 office we have in Mohali. तो अब आपको लगता है आपकी लाइफ स्टेबल हो गई है और यू विल हंगर? नहीं, मैं बहुत लाइफ तो मेरी बहुत पहले स्टेबल हो गई थी। मेरे को 2011 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। 2014 में मैंने ब्रदर्स को फॉर्म कर दिया था आफ्टर 3 years। 2014 से मैं डेडिकेटेडली सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी, जो मेरे से बन पाई है। मैं जहाँ पे मेरे को लगता है मुझे होना चाहिए, बिकॉज वो जो पुराना टाइम था जो मैंने वक्त देखा है, तो मुझे ये होता है कि चलो देखो कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ किसी की लाइफ शायद नहीं चेंज कर सकता, पर अपना बेस्ट देके उसमें कुछ इनपुट्स देके इजी जरूर कर सकता हूँ। तो वो दैट वी स्टार्टेड इन 2014। तो इस लीडरशिप में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगा? मेरे को ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं थी। एवरीथिंग वाज इजी, ऑनगोइंग प्रोसेस था। बस एक मैं बार बार सबको ये कहता हूँ कि एक मेरे को जुनून होता था मेहनत का, कि वो करनी है, जो मेरे को आज भी है कि मेरे को वो करनी है। मैं सुबह उठता था, ऑफिस गया, पूरा चेक करा, रात को 3-3 बजे मेरे को, दैट वाज समथिंग यू विल सरप्राइज कि मेरे को टॉम्स के मैसेजेस आज भी होंगे मेरे पास। टॉम मेरे को मैसेज करता था व्हेन आई यूज्ड टू रिप्लाई ऑन देयर मैसेजेस एट 4 AM 3 AM कि यार तू सो जा ना, सुबह देख लेंगे, 4 बजे क्या कर रहा है। तो दैट वाज द पैशन दैट टाइम। मैं कहा नहीं, मैं जाग रहा हूँ, मुझे होता है कि मेरी ईमेल, मैंने अपने मैसेजेस मेरे रिंगर पे हो ना हो, मेरी ईमेल्स होती थी, ईमेल आई है, सो दैट आई क्विकली रिप्लाई ऑन दोज। तो कस्टमर्स, टॉम, दे वर सो हैप्पी कि यार मतलब एक सीईओ रिप्लाई करता है विद इन 10 मिनट्स। ये सब चीजें थी, तो एक पैशन वो लाइफ में था। तो डिफिकल्टीज बहुत आई हैं, सिचुएशंस भी बहुत अप्स डाउन हुई हैं, बट एवरीथिंग वाज ऑलराइट। तो आज भी मोहन गार्डन का जो वो लड़का है वो अभी भी जिंदा है या?
नहीं नहीं जी, वो जिंदा है और वो जिंदा ही रहेगा। अब वो मैं अपने को अपने आप में नहीं देख के, मेरी कोशिश होती है मैं वो दूसरों में देखूं और उनके साथ बैठूं और उनके साथ खड़ा हूं। तो ब्रदर स्टार्ट करने का आपको कोई इमोशनल ट्रिगर था? मेरा सिर्फ एक यही था जब मैंने 2014 में इसको स्टार्ट किया कि मैं वो एजुकेशन नहीं ले पाया। मेरे को बार बार वो ना क्लिक करती थी चीज़ें कि मैं वो एक शॉप पे बैठा हूँ और लोग फॉर्म्स भरने जा रहे हैं और मैं पढ़ नहीं पा रहा, जबकि मैं चाहता भी था कि मेरी मतलब मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, बट एक हर बच्चे का ड्रीम होता है कि वो कॉलेज जरूर जाए, वो रेगुलर कॉलेज जरूर करे। वो सबका होता है, आपका भी रहा होगा, सबका होता है। तो मेरा एक अंदर वो था कि मेरे को भी कॉलेज जाके देखना है, कॉलेज लाइफ कैसी होती है। तो बस एक वो था। तो फिर उस बेस पे मैंने सबसे पहले 2014 के अंदर, ये हमारा फोर्टे रहा है, स्ट्रीट लाइट स्कूल चालू करे थे हमने। ओह वाह। तो हम क्या करते थे, जितनी भी वो मोहन गार्डन वैसा ही एरिया था, जो जहां जहां स्ट्रीट लाइट्स होती थी उसके नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे कि आप स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, लेट्स कम टू दिस, हम आपको पढ़ाएंगे, जितना अच्छा पढ़ा पाएंगे। जो है कोशिश रहती थी कि उनको बेसिक तैयार करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर उनके एडमिशन करवाए। तो ये 2014 में हमने स्टार्ट कर दिया था। तो जब आप किसी बच्चे की फीस पे करते हैं तो वो आपके लिए कितना इमोशनल कनेक्ट होता है? जी, मैं बार बार आपको फिर कहता हूँ, मैं किसी बच्चे की फीस पे नहीं करता। वो अपने आप कोई जरिया बनाता है, भगवान है जो करवा लेते हैं। ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है बीइंग अ सिख कल्चर की मैं बोलना कि मैं करता हूँ। वो जो ऊपर वाला है वो करवा लेता है, तो बच्चे की फीस किसी ना किसी जरिए से डिपॉजिट हो जाती है। अच्छा लगता है जब बच्चा स्कूल जाता है या आके बोलता है कि भैया मेरे को अब साइकिल ले दो, क्योंकि स्कूल में जा रहा हूँ साइकिल नहीं है। तो मेरे लिए वो प्राउड होता है कि कोई अपना भाई समझ के हक से आके बोलता है मेरे को ये चीज ले दो आप। तो जी, आप शायद डोनेशन नहीं लेते हैं, डोनेशन हम नहीं लेते। इसके पीछे का क्या माइंडसेट है? डोनेशंस ना लेने का माइंडसेट सिर्फ इतना सा है, हमारे को ना एक हुक्म है कि हमें अपना दसवंध निकालना है। वो अपने इनकम में से भी निकालना है, अपने टाइम में से भी निकालना है। तो मैं अपना दसवंध निकालता हूँ, मेरे रियल ब्रदर है मेरे साथ बिजनेस में, वो अपना दसवंध देते हैं। हमारा पार्टनर है टॉम ग्रे, उसको भी हमने ये बताया कि हमारे को क्या हुक्म है, वो भी अपना दसवंध देता है। तो हम तीनों का जो दसवंध है उसको इकट्ठा करके हम लोगों की कोशिश करते हैं मैक्सिमम हेल्प करें। डोनेशंस ना लेने का एक मेरा बड़ा सॉलिड रीजन भी है। अब आप किसी को चुप नहीं करा सकते जी, है ना, सबको राइट है अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का। बिजनेस ग्रो हुआ 2011 में स्टार्ट किया, आज हम 2026 में वी हैव 300 समथिंग पीपल। घर भी है, सब कुछ है, गाड़ियाँ भी अच्छी हैं। तो अगर आप डोनेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो शायद लोगों का ये बोलना स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है कि ये तो देखो यार पैसे इकट्ठे करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो कहते हैं ना जी, मेहनत किसी ने नहीं देखी, सक्सेस सबने देखी है। तो आप फेम के लिए तो नहीं होता ये सब? फेम के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर फेम चाहिए हो ना, आप सारे तो बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। फेम अगर मुझे दिखाना होता तो आज फेम जो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई देता है तो वो यूथ देता है। तो मेरे पास बहुत सारे जरिए हैं फेम पाने के, है ना, मेरे पास भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं शो ऑफ करने के लिए। मैं भी गिव अवेज कर सकता हूँ, मैं भी सब कर सकता हूँ, यूथ को जोड़ सकता हूँ, जी। 200 बंदे साथ लेके चल सकता हूँ। इसको करना कितना मुश्किल है। जितनी मैं पैसा मंथली एनजीओ में लगा के, लोगों की कोशिश होती है उनकी फीस ये भरना, उनकी लाइफ को ईजी करना, अगर ये मैं अपने पे लगाऊं, मेरे को नहीं लगता कि हार्डली इट्स गोना बी 6 मंथ्स कि आप लोग मेरे को वैसे ही कह रहे होगे हो वी गॉट 5 मिलियन फॉलोअर्स, 4 मिलियन फॉलोअर्स। तो दैट्स टू मच इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट है जो मैं कर रहा हूँ। ये फेम के लिए होता तो आपको दिख जाता है। ये बहुत मुश्किल है जी, एक प्लेटफॉर्म पे काम करना और उसके बाद भी आप मेरे कमेंट्स चेक करो नीचे जो हमारी पोस्ट के नीचे आते हैं, उसमें भी लोग हमें कितना बोलते हैं। मैंने कल भी हम ना एवरी फ्राइडे 5 से 7 बजे अपने ऑफिस में मिलते हैं। कल मैं जा नहीं पाया किसी कारण से, मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, तो फिर भी मैं हार्डली, मेरा मन था कि मैं चलो मिलाऊं सबसे। मैं 10 मिनट के लिए मिलने चला गया, तो वहाँ पे मतलब एक आंटी जी बाहर बैठे थे। मैंने कहा आंटी आप क्यों आए हो यहाँ पे, आप तो मेडिसिन लेते हो, आप शॉप आपको पता है, जाके मेडिसिन ले लो। कहती पुत्र मैं दवाइयाँ तो ले लांगी, मैं तेन आशीर्वाद देना ही है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, आप फोन पे मेरे को आशीर्वाद दे दिया करो। कहती नहीं, कहती मैं तेन देखदी हाँ ना। वो माता जी घट तो घट 7-8 मिनट्स वो मेरे सिर पे हाथ ही फेरती नहीं। तो मैंने कहा आप कोई बात नहीं, मैं कहा मेरे को फिर थोड़ा सा ना मैं भी इमोशनल हो गया। कहती नहीं तू लग गया रहा। फिर मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, ये मेरे को ऐसा लगता है ये जो मैं करता हूँ फेम के लिए नहीं करता, ये मैं इन सब चीज़ों के लिए करता हूँ
कि किसी का खुशी मिल जाए, किसी का आशीर्वाद मिल जाए। सिख सेवा करते हैं, लंगर लगाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बीच में भी कंपटीशन होता है? बिकॉज़ मैंने देखा ये है कई लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं इस चीज़ को लेकर भी। ये भी दो अलग अलग चीजें हैं जी, मैं जी, आपको बताता हूँ। पहली चीज मैं आपको लंगर से स्टार्ट करता हूँ। जी। लंगर जो शुरुआत हुई थी उसके पीछे एक रीजन था। वो ये उस टाइम की बातें हैं जिस टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो कोई भी गुरुद्वारे आता है, मंदिर आता है, तो वहाँ पे फूड अवेलेबल हो, आप कहते हैं संगत से पहले पंगत। आप अगर मंदिर में भी बैठने जा रहे हो, उससे पहले आप अगर खा पी के बैठोगे ना, तो हुँ, आपका ज़्यादा फोकस होगा, आप ध्यान से सुन पाओगे, समझ पाओगे बाणी को भी। नहीं तो हमारा ध्यान वही रहेगा कि आज लंगर में बना क्या है। तो ये वो था, इसलिए गुरुद्वारों में ये स्टार्ट किए गए। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी महाराज ने और रीजंस थे जो कि ये लंगर स्टार्ट करना था, बट आज हम उन लंगरों को लेके कहीं और ही पहुंच गए हैं। अब मैं अगेन, कोई दिस इज समथिंग नॉट टू टारगेट एनीवन, बट टाइम के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि आज जरूरत किस चीज की है। अब लंगर हम लोग लगा रहे हैं, साथ में गुरुद्वारा है, उसमें लंगर चल रहे हैं, उसके बाहर कोई अगर स्टॉल्स लगा लगा के हम लोग पूड़ी छोले, राजमा चावल, हमें तो वैसे ही शौक है नई नई चीजें बांटने का, पिज्जाज, मेरे को लगता नहीं आज इनकी जरूरत है। आपको दाल रोटी खानी है, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाके प्रसादा छक सकते हो, लंगर खा सकते हो। आज इस टाइम पे जो जरूरत है ना, वो जरूरत है एजुकेशन की, लंगर की। बच्चों को आप पढ़ाओ जितना मैक्सिमम हो सकता है। आपने राजमा चावल का लंगर लगाया, मुझे लगता है बढ़िया टेंट, अच्छा स्टॉल, राजमा चावल 200-200 किलो बनते हैं, कम से कम उसके अंदर आपका 50,000 से लाख रुपए लगता है जी। मैंने भी लगाए हैं किसी टाइम पे। वो हुँ। कहते हैं टाइम के साथ साथ आपको अकल आती है, मैंने भी लगाए हैं। तो वो 50,000 से 1 लाख रुपए आपको पड़ता है। आप उस 1 लाख रुपए से, अगर, मैं ज़्यादा नहीं कहता, लोगों की बहुत बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, अगर आप 10 से 12 बच्चों की भी फीस भरते हो ना, तो सोचो आप उन लोगों को कहाँ लेके जा रहे हो। हुँ, आप एक उनके लिए रास्ता बना रहे हो। आपने वो लंगर लगाया, आप देखो अब मिल रहा है तो लोगों ने खाना है। अब वो लाइन पे भी लग गए, उसमें जरूरतमंद भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं होंगे, जरूर होंगे। बट मेरे को ऐसा लगता है, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसमें आप ये समझ लो 80 में से ना वो जरूरतमंद सिर्फ 20 है। और मुझे लगता है कि अगर आप गुरुद्वारे के बाहर स्टॉल लगा रहे हैं तो वो 20 गुरुद्वारे में जाके भी खा सकते हैं। जी। तो लंगर की जरूरत आज अगर है तो वो है एजुकेशन, लंगर की जरूरत आपको है, हेल्थ की जरूरत। मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस बताऊंगा, मैं इसलिए नहीं बताता, मैं खुद ही इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा सा, है ना। ऐसे ऐसे मेडिकल केसेस हैं हमारे पास कि अभी आप उठा के देखो, हम पीछे पिछले 1 हफ्ते से करी सिर्फ मेडिकल केसेस रहे हैं। हुँ, एक हरिनगर का बच्चा है, मैं उसका आपको रेफरेंस देता हूँ। उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एडमिट हो गया, मेरे साथ मनप्रीत होता है। वो रात को उसको नींद नहीं आई, वो कहता भैया मैं जरा जा रहा हूँ हॉस्पिटल हेल्प करने के लिए। मैं थका हुआ था पूरे दिन में, 2-3 फैमिली से मिल के आया था। हुँ। आप मानोगे नहीं, उस बच्चे की जो कंडीशन थी ना, आप देख ही नहीं सकते। उसका सिर ऐसे खुला हुआ था। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका इलाज हो जाए। यंग बच्चा जिसकी मदर भी नहीं है, एक फादर है, वो भी ओल्ड एज है। तो ये एक मैं आपको सिर्फ केस बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से केसेस हैं। आज उनकी ज़रूरत है लंगर लगाने की, आप उनकी ज़रूरत है, उनकी हेल्प करो, उनके पेरेंट्स की हेल्प करो। किसी का बच्चा अगर ऐसे पड़ा है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई लंगर आप नहीं लगा सकते। तीसरी चीज़, मेडिसिन। लोगों के पास पता है मेडिसिन लेने तक के पैसे नहीं होते। मैं मेडिसिन का लंगर हर गुरुपुरब पे लगाता हूँ। जब जहाँ गुरुपुरब पे हमारे दूसरे लोग हैं, कड़ी चावल, राजमा चावल, हुँ। डोमिनोज, आप लगाने वाले हो, आप लगाओ, आई कांट स्टॉप एनीवन। बट अगर आपको ऊपर वाले ने, भगवान ने दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को वो सही जगह कैसे लगाना है। सोच समझ के आपको पैसे की उसकी दुर्वरतों तो नहीं करनी, उसको सही सोच समझ के सही जगह पे लगाना। तो हम हर गुरुपुरब पे दवाइयों का लंगर लगाते हैं। मेरे ख्याल से एक दवाइयों के लंगर पे आप मुझे ये बताओ, कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है जो कि वैलिड है, 3 मंथ के अंदर हुँ, अंदर की प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, अगर वहाँ 150 या 200 लोग हैं, आप कह सकते हो इसमें से कोई फेक है? बोल पाओगे आप? नहीं। नहीं बोल पाओगे ना। तो वो 150 के 150 जरूरतमंद लोग हैं जिनको मेडिसिन चाहिए। हुँ। तो सोचो, मैं कहता हूँ चलो, कोई सोचता होगा फ्री में मिल रहा है मैं ले आऊँ, मेडिसिन्स का फ्री में करेगा क्या क्या वो? करेगा वो, क्या करेगा उसका, वो बिकती हाँ, तो है नहीं। हाँ।
तो ये है, मेडिसिन हो गई, आपकी एजुकेशन होगी, हेल्थ हो गया, इनकी ज़रूरत है आज। इन लंगर को मेरे को यही लगता है कि हमें समझना चाहिए कि आज अगर भगवान ने हमें दिया है, हम पैसा खर्च सकते हैं, तो गलत जगह ना खर्च किए। बाकी ठीक है, अपने शौक सारे पूरे करो, आप ज़रूर करो जो हमारा मन है, स्टे हैप्पी, बट अपने पैसों की दुर्वरतों मत करो, वेस्ट मत करो उसको। अगर हम एनजीओज़ की बात करें, बहुत लोग डोनेट करते हैं, तो लोगों को कैसे पता लगे कि जो आप वो एनजीओ में डोनेट कर रहे हैं, वो सही जगह लग रहा है, नहीं लग रहा ये है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। मैं जी। तभी डोनेशन नहीं लेता, हुँ, क्योंकि अब मैं अगर अपनी अच्छी गाड़ी में भी घूमूंगा ना, तो अगर आप भी मेरे को डोनेट कर रहे होंगे, हुँ। 0.1% आपको आपके दोस्त ने बोला कि यार हरप्रीत हाँ। तो देखियो डिफेंडर में चलता है, आप पता क्या सोचोगे, यार मैं इसको देती क्यों पैसे, कहीं ये उसी का तो नहीं तेल डलवा लेता, है ना। तो वो जो है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं थोड़ा सा डोनेशन अवॉइड करता हूँ। बाकी हाँ, अब बहुत से लोग हैं जो लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो लगाते भी हैं, लग भी रहा है, देख रहे हैं हम लोग, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं जो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। बट अभी एनजीओ में काफ़ी करप्शन भी है, क्योंकि कई लोग अपनी ब्लैक मनी भी वाइट करते हैं एनजीओ के थ्रू। करते होंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं डोनेशन ही नहीं लेता, तो ब्लैक वाइट की तो मेरे को समझ ही नहीं है कि क्या होता है ये। आप 2000 प्लस फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं एवरी मंथ, तो वो आपके लिए इमोशनली ड्रेनिंग होता है, या आपको लगता है कि नहीं, मैंने रब की सेवा करी है, स्पिरिचुअल होता है आपके लिए? नहीं, वो इमोशनल ड्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं होता, वो बल्कि अच्छा लगता है। मैं तो कल भी ना, मतलब आपको बताता हूँ, अब ये एक ना बहुत अच्छी लाइन है, आप कराए आप करे, तो जी हम कुछ नहीं है करने वाले, वो आप करवा रहा है और आप ही कर रहा है। तो ये जो है ना, ये बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि एक लोगों को ना एक पैशन बन जाता है। अब लोगों का पैशन होता है गाड़ियाँ, लोगों का पैशन होता है बड़े बड़े घर, किसी का कुछ, मेरा ना ये पैशन सा बन गया। अब मैंने बताया ना, कल गेस्ट थे घर पे, मैं नहीं जा पाया, फ्राइडे 5 to 7 हम मिलते हैं, मैं फिर भी चला गया। मैं कहा एक बार मिल ही आता हूँ, मैं घर, ये तो बैठे हैं, इन्होंने तो रोटी खा के ही जाना है, मैं मिलाता हूँ, अपनी सेवा कराता हूँ। मैं वहाँ गया, आई स्टेड देयर फॉर 10-15 मिनट्स, मैंने बात करी, तो मेरा ये पैशन बन चुका है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो, एक बच्चा आता है, कोई मिलता है मेरे से, हाथ मिलाता है, स्कूल जा रहा है, हाँ जी जा रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, और कुछ लेना है, नहीं लेना। वो एक आपको ना बड़ा अच्छा गुड फील कराता है कि एक सेल्फ एनालाइजेशन होनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है जी, कि आप सही रास्ते पे हो कि नहीं हो। दैट एवरीबडी, यू शुड रियलाइज इट कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। आपने किसी को जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ जो जवाब देना ना, वो अपने आप को देना है। तो मैं जब जवाब देता हूँ ना अपने आप को कि हाँ, मेरे को लगता है कि मैंने ये करा, ये ठीक करा, मेरे को लगा, तो वो बहुत सेल्फ सेटिस्फाइंग है, मैं बहुत खुश होता हूँ। आप कराए आप करे के उसमें रहता हूँ कि आप ही करवा रहे हो और आप ही कर रहे आप हो। ही कर रहे हमें तो आपने बस एक वो कठपुतली सा चुना हुआ है कि जा करके आ जाइए, हम लोग जाते हैं और करके आ जाते हैं, बस। हो। ये भी फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा केस आया है जब आपको बहुत इमोशनली हर्ट किया हो, या आपको ड्रेन किया हो इमोशनली? मेरे पास तो मुझे ऐसा लगता है रोज ही आते हैं ऐसे केसेस, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा डीप इनटू इट है। मैं मुझे लगता है डेली 5-7 परिवारों से मिलता हूँ, तो उसमें बहुत ऐसे ऐसे, मैं किसी की पर्सनल को वो नहीं करूँगा, बातों को ओपन, बहुत बुरा लगता है, बट ऐसे बहुत से केसेस हैं। अब मैं आपको चलो एक केस बताता हूँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, और 10-11 मंथ्स हो गए। मैं आपको दो बताता हूँ, चलो क्विकली, आई लेट यू नो। अब वो दोनों केसेस बड़े आपको अच्छे लगेंगे। तो क्या होता है, एक पहला केस था, तो जिसमें मैं रात को घर पे था अपने, और आई वी गॉट अ कॉल कि भैया मैं ना रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ नई दिल्ली में, वहाँ पे एक सिख बुजुर्ग अंकल हैं जो कि रेलवे स्टेशन पे सोते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, क्या कर सकते हैं, कहता मुझे नहीं पता, बट आप देखो जाके। मैंने कहा ठीक है। हमने गाड़ी निकाली, वी वेंट टू द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हम स्टेशन पहुंचते हैं, पूरा स्टेशन सर्च करते हैं, अंकल जी नहीं मिलते। तो हम 3-3 लोग अलग अलग जगह पे चले जाते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो अंकल जी मिल जाते हैं। अंकल की एज होगी अप्रॉक्सीमेटली 70+। तो अंकल ने बैग टांगा हुआ है, मेरी बहुत रील चली थी, वो बहुत लोगों ने देखी है। तो अंकल ने बैग टांगा हुआ है और वो रेलवे स्टेशन पे ही सो रहे हैं, वहीं जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। तो हमने बात करी, बहुत लॉन्ग डिस्कशन हुआ, तो हम अंकल जी को अपने साथ ले आए। अंकल जी को साथ लेके आते हैं, और अंकल जी आज भी हमारे साथ हैं। अब वो उनको एक रेंट पे घर लेके दे रखा है, वो वहाँ पे रहते हैं। जो खाना पानी होता है, जो भी उनको अंकल जी की सेवा होती है, वो पूरी हमारे
टीम मेंबर्स करते हैं, और वो अंकल जी स्टिल ही इज़ विद अस। कोई उनकी फैमिली नहीं है, कोई उनके आगे नहीं है, कोई उनके पीछे नहीं है, बट मोर देन हैप्पी विद अस। मेरे को शाम को 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन कर देते हैं, हाँ जी की कर रहे हैं हरप्रीत? मैं कहा जी कुछ नहीं कर रहा। तो ठीक है? मैं कहा तुसी ठीक हो? बस ये कन्वर्जेशन होती है हमारी। मैं कहा हाँ जी मैं ठीक हाँ, तुसी ठीक हो? हाँ वो आए सी मैनू मिल गए ने। मैं कहा ठीक है जी। एक ऐसा बहुत इमोशनल केस था वो, ये जर्नी थी पूरी तो बहुत इमोशनल थी। एक सेकंड ऐसे ही अभी पिछले ये 1 महीने पुरानी बात है, ऐसे ही मेरे को फ़ोन आता है, जवीर जी एक बहुत बुजुर्ग अंकल है, उनको ना सुनाई देता है ना उनको दिखाई देता है, बट वो वीकली मार्केट्स के अंदर टॉयज़ बेचते हैं। तो मैं वहाँ जाता हूँ, बट उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। बट अंकल जी एक ना ये भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारी उसमें, चलो वो कभी फिर डिस्कस करेंगे, ये वो एंजाइटी और डिप्रेशन की। अंकल जी बहुत लोनलीनेस फील करते थे। तो अंकल जी आते हैं वीकली मार्केट्स में, अपना टॉयज़ वगैरह सेल करते, और साथ में जो शॉपकीपर्स थे उनकी हेल्प करते थे कि हाँ जी अंकल जी ये कितने का है, ये इतने का है, चलो पैसे दे दिया। ऐसे करके अंकल जी अपना टाइम जो है वो किल करते थे। मैंने पूछा आप क्यों आते हो? कहते पुत्र मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं टाइम किल करना था अपना। तो दैट वाज द अनदर वन। फिर मैं खड़ा रहा, मेरे को जो उन अंकल जी के पास लेके गए थे वीर जी, एंड जब मैं बात करके निकला तो ही गॉट इमोशनल, ही वाज लाइक ही क्राइंग लाइक एनीथिंग। कहते वीर जी कैसे हैंडल करते हो आप ये सब चीज़ें, रोज़ के रोज़ आप देख कैसे सकते हो? मैं कहा बस आप जैसे भाइयों का साथ है, आपने मुझे बताया, अगेन मैं जरिया बना, हम यहाँ पे आए। अब अंकल जी की प्रॉब्लम सुनी, बोला अंकल जी को नंबर दिया कि चलो जो भी कुछ हो आप फैमिली से सोखे हो, सब कुछ एवरीथिंग इज ऑलराइट, बट स्टिल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू कम एवरी डे, सेल दीज टॉयज, पैक दीज टॉयज, एंड व्हेन यू कांट लिसन, यू कांट सी एंड गो बैक होम। ओ माय गॉड, ये आप सोच के देखो कितना आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट। और अंकल जी की एज 65 प्लस, बट अंकल जी कहते नहीं मैं खुश हाँ। वेरी गुड। अब हाँ वो देखो वो खुशी भी जो है ना वो हर किसी की किस्मत और नसीब में नहीं होती। हाँ। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास बिजनेस ना हो या पैसा बिल्कुल ना हो, तो फिर आप अपने आप को दोबारा खड़ा कर पाएंगे अभी दोबारा? ऐसा होगा नहीं कभी, मुझे लगता है। नहीं, अभी नहीं चाहिए। हाँ वही मैं कह बट रहा हूँ, ऐसा इन होगा भी केस नहीं। और एंड मतलब फेक सिनेरियो। मैं फेक सिनेरियो में जाना ही नहीं, हमें ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि पता है क्या है, जब आपके साथ इतनी सारी दुआएं होती है ना, जब आप टू बी अकेले सिर्फ अपना घर नहीं चला रहे होते, तो वो जो ऊपर वाला है ना, वो आपके साथ साथ जिनके साथ आप जुड़े हैं, वो जो 2000-3000 परिवार है, वो उनके लिए भी सोच रहा है। जो मेरे पास 300 एम्प्लॉइज है वो उनके लिए भी सोच रहा है, वो मेरा अकेला थोड़ी सोच रहा है। वो आप ही के थ्रू तो भेज रहे हैं वो सबको। सब का वो अपने सबके जरिए चला, तो मुझे लगता है मैं शायद उनमें से किसी किस्मत का ना खा रहा हूँ। अब 2000 परिवार हैं, चलो एक की किस्मत थोड़ी सी अप एंड डाउन होगी, हर किसी की थोड़ी हो हर जाएगी, किसी की तो उन्हीं की किस्मत का खा रहे हैं हम तो। सक्सेस और Okay. सेवा, दोनों में से अगर आपको कोई एक चीज चूज करनी हो तो क्या करेंगे? देखो जी, अब मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मैं बड़ा, आपको लगे कि देखो क्या बंदा अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बोल रहा है। आप ना सेवा तभी कर सकते हो जब आपके पास ना कुछ है, कुछ है। क्योंकि हर इंसान ना, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपना घर देखता है, उसके बाद फिर वो सोचता है कि मैं अब नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ। तो वो सक्सेस है तो सेवा बहुत बढ़ चढ़ के होगी, बहुत अच्छे से होगी। आज जैसे हम कर रहे हैं इतने परिवारों के साथ, वो नहीं होगी तो मैं भी जो एक इमोशनली अटैच हो सकता हूँगा, किसी को कुछ दे सकता हूँगा, उतना ही कर पाऊंगा, उसके बाद मैं भी घर बैठ जाऊंगा। तो ये तो सब आप पैरेलल है। हाँ, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं जो उनके आगे काम आए? कुछ मैं सबको यही कहूँगा, हर एक चीज़ टाइम के साथ अच्छी लगती है। आप एजुकेशन में है तो दिल लगा के अपने आप को पढ़ाई में लगाएं, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पार्टीज़ में जाएंगे, क्लब्स में जाएंगे, वो भी दिल लगा के करो, बाकी चीज़ों से दूर रहो। ये जो मैं बोलता नहीं फिर भी बोल देता हूँ, जो ये चीज़ नशे हैं जो आप लोगों को चीज़ें तोड़ती हैं अपने परिवार से, इनसे दूर रहो। उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप सक्सेस के पीछे भागेंगे, जब आपको लाइफ रास्ता दिखाएगी कि आपने सक्सेस होना है, आप उसके पीछे भी जोर से भागो। तो जो लाइफ का पैटर्न है ना, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, गो विद द फ्लो एंड यू विल गेट द सक्सेस। मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कुछ नहीं छोड़ना, ना पार्टी छोड़नी है, ना एजुकेशन छोड़नी है, और ना ही सक्सेस छोड़नी है। हर चीज़ के पीछे भागो, गो विद द फ्लो, बट डू इट विद योर हार्ट। लाइफ में हर चीज जरूरी होती है, सबको उनके लिमिट्स के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। आपको अगर कोई मैसेज देना हो हमारे सारे व्यूअर्स को, तो वो क्या होगा? आप एक मैसेज हमें दे दें। जो एक मैसेज मैंने पहले भी दिया है, मैं दोबारा दे देता हूँ कि हर वर्ल्ड में सिख बसते हैं,
तो जेड़े सिख ने आज अगर सक्सैसफुल सिख हैं, आप पूरे वर्ल्ड में बसते हैं, हर जगह सिखा का नाम हैगा, पर इट्स अ टाइम टू थिंक सानू ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ सक्सैसफुल हाँ अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ परमात्मा ने ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ अच्छा कमा रहे हैं, सानू ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ना करके उस पैसे को सही जगह पे लगाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जेकर ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੀਨੋਜ਼, ਪੀਜ਼ਾਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, अपने परिवार की संभाल करो तो उसकी सही जगह उन्होंने यूज़ करो। हरप्रीत जी की कॉन्वर्सेशन से आज हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो स्ट्रगल्स होते हैं वो हमें तोड़ते नहीं हैं, हमें शेप करते हैं, और हमें अपनी मनी का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए ये भी आज हमने बात करके पहचाना है। सो थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट।